नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करने वाले हैं 26 दिसंबर 2020 के समाचार पत्रों में से, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे वह CHSL हो, CGL हो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली SI, बिहार SI, यूपी SI, राजस्थान पुलिस, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह हेल्प करेगी। इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज में भी आपको यह खबरें मदद करेंगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा, PM किसान सम्मान निधि, तो यानी 25 दिसंबर को 18,000 करोड़ रुपए, यानी 25 दिसंबर की तिथि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कल आप लोगों ने क्रिसमस डे भी मनाया होगा, सैंटा ने आपको बहुत सारे गिफ्ट दिए होंगे। मैं यही आशा करता हूं कि आगामी परीक्षाएं आप लोग उस गिफ्ट के रूप में सफल हों। तो उसी से संबंधित है, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे एंड साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी मनाया गया दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त करता थे, उसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय जी भी, दोनों को एक साथ ही भारत रत्न दिया गया था, तो वो उनकी भी जयंती थी दोस्तों। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गवर्नेंस डे यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों उसी दिन भारत के करीब 9 करोड़ किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है 18,000 करोड़ रुपए, वो भी किस योजना के तहत? PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो दोस्तों इसमें यह नई लिस्ट जारी की गई है, यह 7वीं किस्त है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है। और इसमें दिया भी गया है कि अगर आप आवेदन यानी किसान कोई किसी डॉक्यूमेंट में आधार, मोबाइल नंबर या बैंक खाता की वजह से रुका है, तो वह कागजात ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। अगर किसान हैं तो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट की मदद लेकर के अपना नाम खुद किसान जोड़ सकते हैं। इसमें इतनी व्यवस्थाएं दी गई हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भारत सरकार देश के छोटे सीमांत किसानों का समर्थन करते हैं, उन्हें बेहतर आजीविका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि वो लोग भी एक क्वालिटी लाइफ जी सकें। इसीलिए किसानों की आय को दुगना करने में भी यह पूरी सरकार कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा अंतरिम बजट 2020 के दौरान की गई थी। तो यह काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह योजना भी सीधे पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है, कौन इसका लाभ, इसको लाभ मिलता है, ये कौन सी किस्त थी। तो ये 7वीं किस्त जारी की गई, कितना करोड़ रुपया? तो 18,000 करोड़ रुपए, और करीब 9 करोड़ किसानों को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। तो यही सारे 4-5 बिंदु हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं, चाइनीज कंपनी डिस्क्वालिफाइड फॉर वंदे भारत ट्रेन सेट्स प्रोजेक्ट। दोस्तों यह भी काफी महत्वपूर्ण खबर है, और चाइना के लिए कह सकते हैं कि फिर से एक भारत ने झटका दिया है। यानी वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने की दौड़ में शामिल चीन की एक कंपनी को करारा झटका लगा है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत शांति से नहीं बैठा है, चीन को नित नए, कह सकते हैं कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय माध्यम से हो, कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से हो, भारत भी अब शांति से नहीं बैठा है और चीन को लगातार किसी न किसी रूप से आर्थिक कष्ट दे ही रहा है। दोस्तों अब केवल 2 घरेलू कंपनियां हैं, भेल और मेधा सर्वो ड्राइव्स की बोलियां मान्य हैं। मेधा को पहले ऐसी 2 ट्रेन सेट के निर्माण का ठेका मिला था, क्योंकि उसने सबसे कम बोली लगाई थी। तो यह एक तरह से आप देख सकते हैं कि इस टेंडर को लेकर केवल 3 कंपनियों ने बोली लगाई थी। इसमें बीजिंग स्थित, ध्यान रखेंगे, चाइना की कंपनी है CRRC योंगजी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और भारत के पायोनियर का संयुक्त उपक्रम था, जो कि हरियाणा में इसका प्लांट है। दोस्तों रेलवे को निविदाओं की मूल्यांकन करने और इस पर अंतिम निर्णय लेने में लगभग 4 सप्ताह का समय लगा, और अंत में जाकर के इस चाइनीज कंपनी के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों ट्रेन 18 को ही वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पहली ट्रेन यानी यह वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत इस साल 15 फरवरी को नई दिल्ली से वाराणसी, ये भी पूछ लेता है, कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आया हुआ है
ध्यान रखेंगे, स्टेट सर्विसेज में पूछ लिया था कहां से कहां तक वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, इस तरह से दोनों दो स्टेशन के नाम दे देंगे। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को 5 अक्टूबर को दिल्ली से कटरा के बीच में चलाया गया था। तो यह काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ साथ इसमें जो यह वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसकी खूबियां हैं कि इसमें हाई स्पीड ऑन बोर्ड वाईफाई, जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, टच फ्री बायो वैक्यूम टॉयलेट की और एलईडी लाइट्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स एंड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो तापमान को अपने आप एडजस्ट करता है, ये सब खूबियां हैं इसकी। और ट्रेन कह सकते हैं कि यह वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कुल 16 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें 52 सीटें होती हैं और अन्य कोच में प्रत्येक में 78 सीट्स होती हैं। दोस्तों ट्रेन में एसी, ऑटोमेटिक दरवाजे, हाई क्लास पैंट्री एंड वॉशरूम इस ट्रेन में सब कुछ है। और दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस की जो अधिकतम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, जो कि भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे तेज स्पीड है। तो यह इसकी कुछ खासियत है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों में। आज महत्वपूर्ण खबर है, कोरोना विल मेक चाइना सुपर पावर, विल बीट अमेरिका बाई 2028, इंडिया विल आल्सो डू वंडर्स। दोस्तों यह खबर आप देख सकते हैं, जैसा कि विशेषज्ञों ने अनुमान था कि 2033 तक यानी 2033 तक चीन विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। लेकिन इस कोरोना नामक महामारी की वजह से हालांकि पूरा वैश्विक आर्थिक संकट आया हुआ है, इसमें हमारा भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जिस प्रकार से कोरोना नामक महामारी का मैनेजमेंट चाइना ने किया है, ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि 2028 तक विश्व का सबसे सुपर पावर चाइना हो जाएगा अमेरिका को पछाड़कर, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा कौन? चीन हो जाएगा। तो इस दौरान चीन तेजी से इस संकट से बाहर निकलने में कामयाब रहा, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब भी संघर्ष कर रही है। अभी तक वहां की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई है। यही कारण है कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया है कि चीन अनुमान से 5 साल पहले ही अमेरिका से आगे निकल जाएगा, यानी 2028 में ही वो आगे निकल जाएगा। दोस्तों साल 2026 से 30 के बीच जो सालाना आर्थिक औसत वृद्धि है 4.5% तक धीमा होने से पहले चीन साल 2021 से 25 के बीच का औसत 5.7% सालाना आर्थिक वृद्धि के लिए तैयार दिख रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2021 में एक मजबूत महामारी के बाद रिबाउंड होने की संभावना थी और 2022 और 24 के बीच यानी 2022 एंड 24 के बीच एक साल में इसकी वृद्धि दर घटकर 1.9% हो गई है। इसके बाद 1.6% हो जाएगी। तो ऐसे में चाइना सबसे सुपर पावर यानी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने भारत की, तो 2030 तक भारत भी जापान से आगे निकल जाएगा। दोस्तों जापान 2030 के दशक की शुरुआत तक डॉलर टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, लेकिन उसके बाद भारत उससे आगे निकल जाएगा। सूची में जर्मनी चौथे से 5वें स्थान पर खिसक जाएगा और मौजूदा समय में ब्रिटेन 5वें स्थान पर है, लेकिन 2024 में यह 6 रैंक पर यानी 6ठे स्थान पर खिसक जाएगा। तो दोस्तों यह देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो शक्ति का हस्तांतरण यानी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से चीन मेहनत कर रहा है ऐसे में आने वाले दिनों में चीन इसको रिप्लेस कर देगा। तो यह आप देख सकते हैं कि अगर भारत के परिदृश्य में देखा जाए, भारत भी हालांकि पीछे नहीं है, भारत भी तेजी से अपनी जो अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है हालांकि, लेकिन अमेरिका का जो है यहां पर अगर कमजोर होना भारत के लिए कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में बात की जाए, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बात की जाए तो कहीं ना कहीं चीन का सुपर पावर होना भारत के लिए भविष्य में थोड़ी सी संकट पैदा कर सकता है। तो यह सारी बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। दोस्तों यहां पर आप चित्र देख सकते हैं, यह मात्र 21 वर्ष की केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम
जानते हैं दोस्तों, केरल सबसे ह्यूमन डेवलपमेंट यानी HDI में नंबर 1 पे है दोस्तों। से हाई सेक्स रेशियो यानी भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। तो दोस्तों वहीं की मात्र 21 वर्ष की छात्रा हैं आर्या राजेंद्रन, देश की सबसे युवा मेयर होंगी। वह BSc मैथमेटिक्स से दूसरे वर्ष की छात्रा है दोस्तों। BSc गणित की छात्रा आर्या शहर के मधवन मुगल से पहली बार पार्षद चुनी गई और पार्टी ने मेयर पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाते हुए उम्मीद जताई है और भी शिक्षित महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आएंगी। तो ये काफी मतलब चर्चा में आ गई हैं। मात्र 21 ईयर ओल्ड हैं। वे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की राज्य समिति की सदस्य हैं। साथ ही वे बाल संगम की केरल की अध्यक्ष भी हैं। बाल संगम CPM के बच्चों की विंग है, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जैसे NSY है, सबके अपने अपने विंग हैं स्टूडेंट। उसी तरह से यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बच्चों की विंग है, जिसकी वह अध्यक्ष भी हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था अगर वे चुनाव जीतती हैं तो पहले से जारी विकास कार्यों के बजाय निचले प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने पर वह काम करेंगी। यही वजह है कि वह एक रातों रात चर्चा में आ गई और दोस्तों वह भारत की सबसे युवा मेयर होंगी। पार्टी ने 100 सदस्यीय निगम में 51 सीटें जीती हैं। कौन? CPI ने, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज्यादा निगम की सीटें जीती हैं। वहीं 35 सीटों के साथ भाजपा मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस नीति UDF को महज 10 सीटें ही हासिल हुई हैं। 4 निर्दलीय भी निर्वाचित हुए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, टॉप उर्दू लिटरेचर। उर्दू अदब के शीर्ष साहित्यकार पद्मश्री विजेता शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया है। दोस्तों वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप प्रतापगढ़ में जन्मे हैं। दोस्तों इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, यहाँ 3 नदियों का संगम गंगा यमुना सरस्वती, जिसे संगम कहते हैं, त्रिवेणी के नाम से भी इलाहाबाद को प्रयागराज को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर संगम, यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है हर 12 वर्ष पर। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि कुंभ मेले का आयोजन और कौन किन किन के शहरों में होता है, तो नासिक याद रखना, उज्जैन याद रखना और हरिद्वार। इस बार का जो कुंभ हरिद्वार में हो रहा है, तो इन 4 बड़े शहरों में, इन 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। हमारा सांस्कृतिक महत्व है इसका। इलाहाबाद याद रखिएगा अमरूद के लिए फेमस है, गुआवा। वहां पर इलाहाबाद की हाई कोर्ट भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है और उसी के समीप प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों आंवला की मंडी के रूप में जाना जाता है, सबसे ज्यादा आंवला यहाँ पे होता है प्रतापगढ़ में। तो शमसुर रहमान फारूकी का जन्म वहां हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई की थी। दोस्तों शमसुर रहमान फारूकी की गिनती चोटी के आलोचक और कलमकार में होती है। उन्होंने साहित्यिक आलोचना का नया मॉडल विकसित किया था। अपनी आलोचना की पुस्तक तनकीदी अफकार के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और डॉक्टर फारूकी को मीर तकी मीर के काव्य पर विस्तृत आलोचना ग्रंथ शेर ए शोर अंगेज के लिए 1996 में सरस्वती सम्मान, जो कि लिटरेचर का हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। याद रखना आप सरस्वती सम्मान, इसके बारे में भी सुन लीजिए। तो यह 1991 से शुरू किया गया था दोस्तों। यह यानी कि भारत की जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, यानी 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस में से किसी भी भाषा के साहित्यकार को यह दिया जाता है दोस्तों सरस्वती सम्मान। जैसा कि पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से यह कौन देता है, कौन सा फाउंडेशन देता है, यह भी याद रखिएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पति सम्मान, बिहारी सम्मान, याद रखेंगे। तो इस तरह से यह 5 प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं दोस्तों। तो जैसे व्यास सम्मान हिंदी पुस्तकों के लिए दिया जाता है, वाचस्पति सम्मान संस्कृत साहित्य की पुस्तकों के लिए दिया जाता है, बिहारी सम्मान यह इस तरह से यह के बिरला फाउंडेशन देता है। तो यह इनका भी नाम याद रखिएगा, काफी चर्चित हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचारों में। आज काफी थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं ब्रेक्जिट। ये नाम से ही देखिए बच्चों में तुरंत ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन का बाहर हो जाना। कहां से बाहर हो जाना? यूरोपीय यूनियन से। यूरोपीय यूनियन से वह बाहर हो गया है। तो यूरोपीय संघ के साथ 45 साल पुराने संबंध को तोड़कर ब्रिटेन बाहर आने की तैयारी में है। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने वाली इस राजनीतिक और व्यापारिक घटना का असर क्या हमारे भारत पर पड़ेगा? तो निस्संदेह रूप से हमारे भारत पर पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि भारत की करीब 800 कंपनियां ब्रिटेन में वर्तमान में कार्यरत हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन के साथ भारत के रिश्तों
को लेकर के, यानी आर्थिक, आईटी सेक्टर, इन सब में। हालांकि लाभ के साथ देखिए, हर चीज का देखिए इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट है, अगर लाभ है तो हानि भी है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो नेस्कॉम का कहना है कि ब्रेग्जिट की घटना यूरोपीय देशों के साथ भारत के इस निर्यात पर असर डाल सकती है। आईटी के अलावा फार्मा और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के उत्पाद निर्यात पर भी असर पड़ सकता है दोस्तों। और इसमें देखिए हमने सारे पॉइंट इसीलिए दे दिए हैं। ब्रिटेन के संघ से बाहर निकलने पर उनके लिए बाजार के मौके कम हो सकते हैं, ये बहुत महत्व, चूंकि अब यूरोपीय संघ उसमें 28 देश हैं यूरोपीय देश। तो इस तरह से ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूनियन में रिड्यूस मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अलावा इन कंपनियों के सभी सौदे और लेन देन भी पाउंड के आधार पर होते हैं। ब्रेग्जिट से ब्रिटिश मुद्रा के मूल्यांकन में गिरावट आएगी और इन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में कई भारतीय कंपनियां ब्रिटेन से बाहर निकलने का रास्ता तलाश सकती हैं दोस्तों। और भारत के लिए ब्रिटेन एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कहते हैं, याद रखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ब्रेग्जिट के बाद विदेशी निवेशक बाजार से पूंजी निकाल सकते हैं, जिसका असर स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर पर दिखेगा। विदेशी मुद्रा के बाहर जाने और डॉलर मजबूत होने से क्या होगा, भारतीय मुद्रा कमजोर दबाव में आ जाएगी। आपने देखा ही होगा कि 2016 में जब घोषणा की गई थी तो हमारा मुद्रा कमजोर हुआ था, भारतीय रुपया कमजोर हुआ था। तो रुपए में गिरावट से आयात बिल पर भी बोझ पड़ेगा, साथ साथ घरेलू बाजार में जैसे पेट्रोल, डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत के आयात बिल में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, कच्चे तेल की है। तो इसमें दाम बढ़ जाएंगे तो इसका भारत के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद व यूरोप से आयातित दवाइयों की कीमत में भी इजाफा हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से अब रिलेशन विद ब्रिटेन कैन स्ट्रॉन्ग इन दीज एरियाज। आइए अब देखिए, ये तो हमने नकारात्मक बातें की, अब थोड़ा सा सकारात्मक बातों की चर्चा की जाए। तो ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ मजबूत हो सकते हैं हमारे रिश्ते, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें जैसे क्या है, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन विल बी द लुकिंग फॉर big business relationship and India can become a new market for it। यानी अब कह सकते हैं, देखिए नए सिरे से जब सारी बातें हो रही हैं, इसीलिए आप देखिए बोरिस जॉनसन इस बार के मुख्य अतिथि भी हैं हमारे गणतंत्र दिवस पर। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के साथ सभी प्रकार के संबंधों के लिए ललायत हैं। यानी कह सकते हैं कि उनकी इच्छा है कि वो भारत के साथ सभी प्रकार के संबंध स्थापित करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभी प्रकार के। तो इस तरह से रिश्तों में और मजबूती आएगी दोस्तों, बड़े व्यापारिक रिश्तों की तलाश होगी और भारत के लिए एक नया बाजार बन सकता है। अभी भारत के लिए ब्रिटेन 12वां बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, ऐसे में और तेजी से प्रगति हो सकती है दोस्तों। तो भारतीय उत्पादों का निर्यात ब्रिटेन के जरिए ग्रीस, पुर्तगाल जैसे बड़े यूरोपीय देशों तक आसानी से पहुंच सकता है। तो ये संभावनाएं हैं। पाउंड की कीमत घटने से भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में सस्ते सौदे के साथ अधिग्रहण और विस्तार कर सकेंगी, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन द्विपक्षीय सौदों के लिए स्वतंत्र होगा। तकनीक, साइबर सुरक्षा, रक्षा, वित्त क्षेत्र, अभी आपने देखा कोरोना में भी एक साथ भारत और ब्रिटेन आगे काम कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के। तो ऐसे में संबंधों में प्रगाढ़ता भी आएगी, साथ साथ आर्थिक उन्नति भी होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पाउंड में गिरावट से ब्रिटेन से आयात सस्ता होगा और भारतीय छात्रों के लिए वहां पढ़ना और रहना भी आसान हो जाएगा दोस्तों। और थोड़ा सा यूरोपीय यूनियन के बारे में जान लीजिए, यह देख रहे हैं। तो इस तरह से अब ये यूनाइटेड किंगडम देखिए यहां से निकल गया है, तो अब ये इसमें से निकल गया, तो अब 27 राष्ट्र हो गए हैं। तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसकी जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन है और इसका जो ये 1 नवंबर 1993 को मॉन्ट्रिच संधि के तहत, वैसे 1957 में ही कुछ देशों के साथ इसके संगठन की बात की गई थी, लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ था, 1993 से। और दोस्तों 1999 में यूरो मुद्रा यानी यूरोपीय यूनियन की एक मुद्रा होगी, यूरो मुद्रा का प्रयोग कर रहा था। तो दोस्तों यदि इसको हिंदी में दिया है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पुस्तकें और पुरस्कारों में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हेमंत कुमार रिसीव साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये दोस्तों डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर
पुरस्कार से नवाजा गया है। यह काफ़ी इन्होंने काम किया है इस क्षेत्र में। आइए देखते हैं इन्होंने क्या काम किया है। तो ये थोड़ा सा इस खबर को पहले देखते हैं। तो कोरोना महामारी से लड़ने में भारतीय वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है। ठीक इसी तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने ल्यूकोडर्मा को लेकर दुनिया में काफ़ी सराहना बटोरी है। यानी ल्यूकोस्किन, ये ध्यान रखेंगे इस दवा का नाम है ल्यूकोस्किन। नामक दवा से अब तक 1.5 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं यह इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काफी कारगर सिद्ध हुई है। तो इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को रक्षा मंत्री ने द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों, इस समय डॉक्टर पांडे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित लैब में तैनात हिमालय क्षेत्र की जड़ी बूटियों पर अध्ययन के बाद ल्यूकोस्किन दवा को तैयार किया है। तो दोस्तों, यह क्या है? सफेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण शरीर पर कई असामान्य सफेद धब्बे हो जाते हैं और वे अनियंत्रित तरीके से बढ़ते हैं। कई लोग इस बीमारी के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन देश के एक वैज्ञानिक ने अब आयुर्वेद का सहारा लेकर इस बीमारी के लिए दवा खोज ली है। अब हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से सफेद दाग की दवा इजाद करने वाले DRDO के वैज्ञानिक, जिन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, दोस्तों अभी आपने देखा, तो उन्होंने जो है यह खोज किया। यानी पिछले 25 साल से हिमालय क्षेत्र में उपलब्ध जड़ी बूटियों पर यह शोध कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो पौधा है उसका नाम ही है, याद रखना, शेषनाग पौधे से यह तैयार की गई है यह दवा ल्यूकोस्किन नामक दवा। तो यह आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवा है, डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे ने बनाई है, यानी DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक या डॉक्टर हैं। इस दवा को ल्यूकोस्किन पूरी तरह से आयुर्वेदिक दवा है। इसमें हिमालय क्षेत्र में 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाने वाले औषधि पौधे विषनाग से या शेषनाग से तैयार किया गया है। यह दवा खाने और लगाने दोनों स्वरूप में मौजूद है, दोस्तों। और इस दवा के आयुर्वेदिक फार्मूले को DRDO ने एक निजी कंपनी एमिल फार्मास्यूटिकल को स्थानांतरित कर दिया, जो इसे बाजार में बेच रही है। और दोस्तों, देश में 4 से 5% आबादी किसी न किसी मात्रा में सफेद दाग की बीमारी से ग्रसित है। अब बढ़ते हैं तानसेन सम्मान। देख रहे हैं ना, तानसेन सम्मान, यह चित्र इनका दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह पिता और पुत्र दोनों लोगों को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी इनके पिताजी को 1999 में देश का यह सर्वाधिक प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान मिला था और इस वर्ष का 2020 का संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रदान किया गया है। तो तानसेन सम्मान के अंतर्गत पंडित सतीश व्यास को 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल, श्रीफल प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, इन्हें इससे पहले 2003 में पद्मश्री एवं 2010 में कुमार गंधर्व सम्मान से इनको नवाजा गया था। और दोस्तों, यह कौन सी सरकार देती है, कि कौन सा राज्य इसका शासन देता है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा पुरस्कार देती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। बहुत ही आज सरल है, याद रखना, BCCI मेड 3 चेंजेस इन द सिलेक्शन कमेटी। भारतीय सलाहकार समिति ने भारतीय टीम के 3 चयनकर्ताओं का चुनाव किया है। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, RP सिंह और सुलक्षणा नाइक की 3 सदस्यीय समिति ने 3 नए चयनकर्ताओं का नाम को पक्का किया, जिसमें पूर्व गेंदबाज चेतन शर्मा का नाम सुना होगा, अभय कुरबिला और देवाशीष मोहंती को चयनकर्ता समिति में जगह दी गई है, दोस्तों। और इसके बाद जयदेव उनादकट गेट्स कैप्टेंसी फॉर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भी वन लाइनर है, ध्यान रखेंगे। तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से पहले बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनादकट को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने इस T20 टूर्नामेंट के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने 20 सदस्यीय टीम का चुनाव किया है, जिसमें कप्तान जयदेव उनादकट होंगे। और 10 जनवरी से भारत के 6 प्रमुख शहरों में यह मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रही है। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम लोग बात करेंगे की फैक्ट्स रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। यानी दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित प्रमुख तथ्यों की। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो इसकी स्थापना के पीछे महत्वपूर्ण सबसे, इसको देखिए, इसको कहा जाता था अंग्रेजों का सुरक्षा कवच, इसको सेफ्टी वॉल के रूप में कहा गया, दोस्तों। तो उस समय जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
की स्थापना के पहले वहां पर जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। तो इस तरह से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साहब और लॉर्ड डफरिन से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि देश में 1857 से भी बड़ा विद्रोह होने वाला है और पूरे देश में स्वतंत्रता की लौ जल चुकी है, ऐसे में अब बच पाना मुश्किल है। तब लॉर्ड डफरिन ने कहा कि क्या किया जाए। तो ऐसे में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साहब ने कहा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा संगठन बनाएं जिसमें कुछ भारतीयों को रखा जाए, जिससे कि हम लोग की बचत हो सके। तो इसीलिए कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए इधर क्या है कि अंग्रेज इस तरह सोच रहे थे, इधर हमारे भारतीय नेता काफी उदारवादी नेता थे, लगातार जो अंग्रेजों का पनिशमेंट झेलते झेलते एकदम थक चुके थे। ऐसे में वो लोग भी एक ऐसी पार्टी का गठन के बारे में सोच रहे थे कि जिसमें अंग्रेजों को भी शामिल किया जाए, कम से कम उनकी रक्षा की जा सके। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि दो स्वार्थ से उत्पन्न यह पौधा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों इसी तरह से 28 दिसंबर 1885 यानी 28 ऑफ दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वो भी पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों, और इसमें मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी, वोमेश चंद्र बनर्जी साहब ने की थी। और दोस्तों उसके बाद देखिए अधिवेशन, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन को लिया हूं, लगातार बहुत सारे अधिवेशन है भाई 1885 86 चूंकि हर वर्ष होता है। तो जो इंपॉर्टेंट जो चेंजेस, जैसे अब दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस तरह से ड्रेन थ्योरी उन्होंने दिया था दादा भाई नौरोजी ने। फिर उसके बाद 1887 में 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे मद्रास अधिवेशन में, और कांग्रेस फिर मांग करने लगी। ऐसे में अंग्रेज फिर तिलमिलाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर यही कारण है कि 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया। ये ध्यान रखेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आया है। और वो इलाहाबाद का अधिवेशन था, चौथा अधिवेशन ये था प्रयागराज वर्तमान में। तो इलाहाबाद अधिवेशन में पहला अंग्रेज अधिकारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। और फिर दोस्तों अगला 1889 में देखिए ना, बंबई अधिवेशन में विलियम बेडनबर्ग के नेतृत्व में मताधिकार किया, यानी वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष निर्धारित की गई। और 1896 में कोलकाता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। यह भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में गाया गया था। और दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और याद रखिएगा 1907 में ही कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। तो गरम दल के नेता जो थे बाल पाल लाल की बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल थे। तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं कि दो भागों में बढ़ गई थी। और फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों यहीं पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आए, गरम दल नरम दल सबको एक मंच पर लाया गया, और यह था लखनऊ समझौता भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों 1917 में पहली भारतीय कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन में। अब देखिए यहीं पर याद करने का टेक्निक मैं पहले भी बता चुका हूं। 1978 में 1917 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1925। और 1925 में किसने की थी, यानी कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय महिला, तो वो सरोजनी नायडू थी। याद रखेंगे दोस्तों, सरोजनी नायडू। और यही 25 में फिर 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1933। और 1933 में कांग्रेस, जैसे पूछ लिया जाए 1885 से 1947 के बीच कितनी महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, तो 3 महिलाएं। कौन कौन? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्त। अब बढ़ते हैं 1920 के विशेष अधिवेशन में कोलकाता में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। याद रखना, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि गरम दल के नेता बाल पाल लाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, तो वो लाला लाजपत राय साहब रहे हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, ये सबसे कम उम्र के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। 1888 में इनका जन्म हुआ था। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए 11 नवंबर इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 1924 में बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक बार मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वह है बेलगाम अधिवेशन। और 1925 में मैंने बताया ही सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन, कोलकाता कानपुर कोलकाता, ऐसे याद रखना। फिर 1928 में याद रखना मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। फिर उसी के बाद उन्हीं के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी दोस्तों। और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों, अध्यक्षता की। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए थे दोस्तों। और 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में श्री नलिनी सेन गुप्ता। तो मैंने देखा आपको यह तीनों बता चुका हूं, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1937 में फैजपुर। दोस्तों यह पहला ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, विलेज में हुआ था। यह भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और 1938 और 39 ये दोनों पॉइंट याद रखना दोस्तों, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन। तो 1933 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये 52वां कह सकते हैं अधिवेशन था, जिसमें 52 जो है बैलगाड़ी से लोग आए थे उनके सम्मान में। बहुत चर्चित नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, और उन्होंने वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की। हालांकि महात्मा गांधी को यह नागवार लगा और उसके बाद फिर वह उनको अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे। लेकिन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में फिर उनके खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव लड़ाया गया, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई। ऐसे में महात्मा गांधी जी ने कहा कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, यह मेरी हार है। फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको अध्यक्ष पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और फिर उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों 1939 में। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी और वह छोड़ दिए थे कांग्रेस को। और 1947 के दिल्ली अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी, और 1947 में ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इस तरह से 1885 से लेकर के 1947 के बीच के कांग्रेस के अधिवेशन को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूब अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं दोस्तों। जैसा कि कल छुट्टी था, आप लोगों ने जो उत्तर देने वालों में रहे हैं, बहुत जो लगातार उत्तर दे रहे हैं, उसमें भक्त हैं, स्वैपी सोनू हैं, एसके हैं, किरण मिश्रा, डॉक्टर सुमन गंडोत्रा, अंजलि कुमार, शुभम रघुवंशी, विवेक सिंह, मूर्ति साहू, जितेंद्र और एकता बंसल, अभिषेक अचवाले, मोहम्मद शोएब आलम, सारा आनंद, गोपाल कृष्ण बेहरा, विक्की, अश्विन प्रभा, त्रिशिता आजाद, आदित्य चैरवाल, सूरज उपाध्याय, बात यूनिश, नियोगिता शाक्य, मंजीत कुमार, शुभांगी, ओलेक्स सोनू, नीलम सिंह, विवेकानंद पारिदा, सरबरथा बनर्जी, सुमेंदु, सुकन्या जेना, मधु आशुतोष। लगभग इतने लोगों का नाम मैंने लिया। अगर किसी का नाम छूट जाए तो प्लीज नाराज नहीं होइएगा, अगले सेक्शन में नाम लेंगे। और इस तरह से आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, और उसी श्रृंखला में आज फिर से आप लोग उत्तर दीजिए। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, हाउ मेनी थाउजेंड ऑफ crores of rupees were transferred online in the 7th installment of PM किसान सम्मान निधि on 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त में कितने हजार करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए? 12,000 करोड़ रुपए, 14,000, 16,000 या 18,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ट्रेन 12, ट्रेन 14, ट्रेन 16 या ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका को हटाकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2026, 2028, 2030 या 2032? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 21 साल की छात्रा आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा महापौर होंगी। वह किस पार्टी से संबंधित हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के शीर्ष साहित्यकार शमसुर रहमान फारूकी को निम्न में से कौन सा सम्मान नहीं मिला है? पद्मश्री, सरस्वती सम्मान, पद्म विभूषण, सितारे इम्तियाज। इन्हीं में से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? पेरिस, ब्रुसेल्स, लिस्बन या मैड्रिड? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार या राजस्थान सरकार? नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे, डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी या डॉक्टर हर्षवर्धन को? नेक्स्ट है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने T20 टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया है? श्रेयस अय्यर को, जयदेव उनादकट को या कुणाल पांड्या को या पृथ्वी शाह को? नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बेलगाम अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था, लाहौर या त्रिपुरी अधिवेशन? और यह 1924 में था। इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इस तरह से आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों की स्टडी खूब अच्छी चल रही होगी। आगामी परीक्षाओं को खूब अच्छे से आप लोग क्रैक करिए, यही मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, और सफल होइए। और साथ साथ दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।